हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में एमसीक्यूज करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ JKSSB SI फाइनेंस एज वेल एज जो भी आपके पास JKSSB के एग्जामिनेशन आ रहे हैं जिनमें इकोनॉमिक्स से टॉपिक्स मेंशन है, जैसे आपके पास अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस जिसे आप फा के नाम से जान रहे हैं, तो उसके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपको पता ही है कि इकोनॉमिक्स में आपके पास एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो पर्टिकुलरली हमारी क्लास जो है ये JKSSB SI फाइनेंस के रिलेटेड है, लेकिन वो एग्जामिनेशन जिनमें आपके पास इकोनॉमिक्स का टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, उनके लिए भी ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकती है। जो आज से आपके पास एग्जामिनेशन जो JSA का एग्जामिनेशन चल रहा है उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही अच्छा पोर्शन जो है आपके JSA एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो चलिए आगाज में ही गुजारिश करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। क्या पूछा है, बता रहा है द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू द ओवरऑल GDP एट प्रेजेंट इज अप्रॉक्सिमेटली। ठीक है जी, टोटल जो GDP है हमारे देश का उसमें एग्रीकल्चर का कितना योगदान अप्रॉक्सिमेटली आ जा रहा है, बताइए सर। देखिए, जब आपके पास आज़ादी के बाद तो पहला फोकस पूरे का पूरा जो था वो एग्रीकल्चर पर ही था। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन GDP की आ रही थी वो आपके पास एग्रीकल्चर से आ रही थी। फिर आस्ता आस्ता जो है हम बाकी सर्विस सेक्टर्स में, बाकी जो है मैन्युफैक्चर में भी डाइवर्ट हुए। तो आज एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट आपके पास 20% आ रही है। 20% के आसपास जो आपके पास GDP कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आ रही है। 2020-2021 अगर आप देख रहे हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में आपके पास लगभग 19.9% की GDP की कंट्रीब्यूशन वाया एग्रीकल्चर रही है। और यही जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन लास्ट ईयर आपके पास 2019-2020 में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास 17.8% आपको देखने को मिलती है। इससे पहले विद विच आर फॉलोइंग। ठीक है जी, आपके पास आपको पता है कि बहुत सारे रेवोल्यूशन आपको देखने को मिले, क्योंकि आपको पता है कि आज़ादी के बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ तो सबसे पहला फार्मर्स फोकस आपके पास एग्रीकल्चर ही था, क्योंकि इंडिया को पता था कि आपको पता है कि दुनिया पर हम निर्भर नहीं रह सकते, पर्टिकुलरली आपके पास फूड ग्रेन्स के लिए रहे थे। हम महताज थे, तो कुछ टाइम के लिए हमने लिया था, हम गए थे USA के पास, हमें दी मदद। उन्होंने क्या दिया था, जो घोड़ों को देने वाले चने थे, वो लाल चने हैं, वो उन्होंने हमें बीक में दी थी। तो ये चीज़ें हम नहीं भूलेंगे। तो फिर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ गए, वाइट रेवोल्यूशन आया इंडिया में, बहुत ज़्यादा मेहनत की हमारे किसानों ने, हद से ज़्यादा मेहनत की लोगों ने, और स्थिति यहाँ तक पहुँचाई गई थी कि ऑलमोस्ट इन द लेट 1980s इंडिया जो है आत्मनिर्भर बन गया था। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया था एग्रीकल्चर के मामले में। सरप्लस अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स, व्हीट और राइस के जो भंडार थे वो इंडिया में पड़ रहे थे, वो मिल रहे थे। तो इंडिया ने मेहनत की, तो वहाँ आपके पास ग्रीन रेवोल्यूशन कंसेप्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि आप हमें बताइए राउंड रेवोल्यूशन क्या है। तो राउंड रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? क्या है टमाटो के रिलेटेड है, पोटैटो के रिलेटेड है, फिश के रिलेटेड है, या ऑयल सीड्स के रिलेटेड है? चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आप टमाटो के बारे में बात करेंगे तो इसके साथ आपके पास रेड रेवोल्यूशन आता है, जो मीट के साथ भी आपके साथ रिलेटेड आता है। अगर आप फिश के बारे में बात करेंगे तो फिश के साथ हमारा जो है ब्लू रेवोल्यूशन आ जाता है। अगर आप ऑयल सीड्स के बारे में बात करेंगे तो इसके साथ हमारा जो है येलो रेवोल्यूशन जो है इसको हम कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर आप पोटैटो की बात करेंगे, पोटैटो जो है गोल मोल पोटैटो आपके पास देखने को मिलता है, तो गोल मोल पोटैटो में आपके पास राउंड रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। चीज़ें याद रखनी है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल आपका आंसर जो है सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बढ़ने से पहले गुजारिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल आपका फर्ज बनता है। चलिए निभाइए अपना फर्ज और क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। विच आर फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचड एज पर PM मोदीज ट्राई कलर रेवोल्यूशन। ठीक है जी, बहुत सारे रेवोल्यूशन तो हमने ऑलरेडी पहले देखे थे। ग्रीन रेवोल्यूशन था, व्हाइट रेवोल्यूशन था, आपके पास राउंड रेवोल्यूशन था, रेड रेवोल्यूशन था, बहुत सारे बेशुमार रेवोल्यूशन थे। तो PM मोदी ने एक नया तरह का रेवोल्यूशन आपके पास दिया था, जो आपके पास तिरंगा हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें जो 3 कलर्स आ रहे हैं। ठीक है जी, जो आपके पास सैफरान कलर आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, व्हाइट कलर आ रहा है, तो इनके रिलेटेड जो ब्लू कलर आ रहा है इसके रिलेटेड आपसे पूछा रहा है कि आप हमें बताइए कि इसके रिलेटेड आपके पास क्या कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसके रिलेटेड आपके पास क्या नाम इन्होंने दिए थे PM मोदी ने, कौन सा मिसमैच हो रहा है। ठीक है जी, तो आपके पास तिरंगा पता ही है, आपके पास जो 3 मेन कलर्स इसमें आ रहे हैं, सैफरान का आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, व्हाइट कलर आ रहा है, तो इसके रिलेटेड आपके पास एक ब्लू भी ऐड किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा मिसमैच है। क्या आपके पास सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या ये आपके पास प्रोटीन रिच पल्सेस के साथ रिलेटेड है? दूसरा आपके पास व्हाइट रेवोल्यूशन आ रहा है, क्या ये मिल्क प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है? थर्ड आपके पास आ रहा है ब्लू रेवोल्यूशन, क्या ये आपके पास फिशरमैन्स वेलफेयर एंड क्लीन वाटर के साथ रिलेटेड है? फोर्थ आपके पास आ रहा है सैफरन रेवोल्यूशन, क्या ये सोलर एनर्जी के साथ रिलेटेड है? बताइए सर। अगर आप देखेंगे सर सेकंड
ग्रीन रेवोल्यूशन, पहला ग्रीन रेवोल्यूशन जो आपके पास हुआ था वो फूड ग्रेन्स के लिए, पर्टिकुलर आपके पास वीट, राइस, इन ऐसे तरह के जो आपके पास फूड ग्रेन्स उन पर फोकस था हमारा। लेकिन आज जो आपके पास सेकंड आपके पास ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, उस पर बिल्कुल सा ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जो आपके पास प्रोटीन रिच दालें हैं उन पर जोर दिया जा रहा है। तो पहला तो बिल्कुल ठीक अच्छे से मैच हुआ है। दूसरा सर चलिए दूसरा छोड़िए, अभी पहले तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा आपके पास ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन आपने तो हमारे साथ अभी पढ़ लिया कि मच्छियों के साथ रिलेटेड है। और जो आपके पास नया ब्लू रेवोल्यूशन बाय पीएम मोदी आ रहा है वो आपके पास फिशरमैन के वेलफेयर और क्लीन वाटर के साथ रिलेटेड है। बिल्कुल ये बात भी सही आ रही है। जो फोर्थ आपके पास ऑप्शन आ रहा है सैफरॉन रेवोल्यूशन, ये भी आपके पास सोलर एनर्जी के साथ रिलेटेड है, ये बात भी सच है। लेकिन जो आपके पास बी ऑप्शन दिया जा रहा है कि वाइट रेवोल्यूशन जो है, वाइट रेवोल्यूशन जो आपके पास पीएम मोदी का कंसेप्ट आ रहा है, जो ट्राई कलर रेवोल्यूशन आ रहा है, इसमें मिल्क प्रोडक्शन नहीं सर, कैटल वेलफेयर के साथ रिलेटेड है। ये किसके साथ रिलेटेड है? कैटल वेलफेयर। जो आपके पास आपने तो वाइट रेवोल्यूशन पढ़ा है मिल्क के लिए, लेकिन मिल्क देने वाले जो आपके पास मवेशी हैं जैसे कैटल हो गए, गाय हो गए वगैरह, बुफेलोज हो गए, उनके वेलफेयर के साथ ये आपके पास नया रेवोल्यूशन आ रहा है, वाइट रेवोल्यूशन। तो याद रखेंगे कि पीएम मोदी ट्राई कलर रेवोल्यूशन, तीन चीज़ें इसमें याद रख दीजिए। तो ग्रीन के लिए आपने जो है पल्सेस का याद रख दिया, प्रोटीन रिच पल्सेस। वाइट रेवोल्यूशन के लिए आपने मिल्क प्रोडक्शन नहीं बल्कि कैटल वेलफेयर याद रख दिया। ब्लू रेवोल्यूशन के लिए आपने जो है फिशरमैन वेलफेयर जो एंड क्लीन वाटर याद रख दिया। और सैफरॉन रेवोल्यूशन के लिए आपने सोलर एनर्जी याद रख दी। इतना याद रख देंगे, मोर देन सफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से दिया गया है। पूछ रहे हैं हमें बताइए टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी सिस्टम इज। ठीक है जी, फूड सिक्योरिटी सिस्टम उसके दो इंपॉर्टेंट हिस्से आ रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? क्या आपके बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे आप पीडीएस कहते हैं, क्या ये सिस्टम आ रहा है? दूसरा ऑप्शन आपके पास फार्मर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स आ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास राशन शॉप्स एंड पीडीएस आ रहा है। चौथा ऑप्शन आपके पास फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जब तक आप देंगे तब तक हम आपको एक बात क्लियर कर देते हैं कि जो आपके पास फूड सिक्योरिटी सिस्टम है इसमें आपके पास तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। एक तो आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स या फूड होती है आपके पास, नंबर सेकंड आपके पास एसेसिबिलिटी होती है इसमें, और नंबर थर्ड आपके पास अफोर्डेबिलिटी होती है। ये तीन कंसेप्ट आपने याद रखने हैं एज फार एज द फूड सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया इज कंसीडर्ड। नंबर फर्स्ट चीज़ इसमें हम अवेलेबिलिटी पर, फूड जो आपके पास खुराक है उसकी अवेलेबिलिटी पर जोर देते हैं। नंबर सेकंड इसकी एसेसिबिलिटी पर जोर देते हैं एंड नंबर थर्ड इसकी अफोर्डेबिलिटी पर जोर देते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपके बफर स्टॉक होता है, दूसरा आपके पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पर क्वेश्चन बनता है तो बिल्कुल आपका आंसर जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले फिर से गुजारिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है, निभाइए अपना फर्ज। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से दिया गया है। विच आर फॉलोइंग इज ए पेमेंट दैट गवर्नमेंट मेक्स टू ए प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है जी, कोई एक पेमेंट जो गवर्नमेंट दे रही है प्रोड्यूसर को ताकि उसको सप्लीमेंट किया जाए, उसको मदद की जाए, उसको दिया जाता है पहले ही सप्लीमेंट किया जाता है मार्केट प्राइस के लिए। ठीक है जी, वो कौन सी प्राइस है जो गवर्नमेंट दे रही है? क्या वो एमएसपी है? नहीं सर, एमएसपी तो क्या है? एमएसपी तो आपको पता ही है कि प्री डिटरमाइंड आपके पास सोइंग के टाइम ही आपके पास गवर्नमेंट जो चीज़ों को दे रही है इसकी प्राइस आपको इतनी मिलेगी, श्योरिटी मिल जाती है, किसान जो है इस फसल को उगाते हैं। तो ऐसा कंसेप्ट अपने ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से आपको देखने को मिला था, जब आपको गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपके एमएसपी की सुविधा दे रहे हैं, आप वीट उगाइए, आप राइस उगाइए, आप बेशुमार उगाइए, आपका ज़्यादा बन जाता है, कोई खरीदेगा नहीं, हम आपके सहायता के लिए आएंगे, हम ज़रूर खरीदेंगे इसको एट ए मिनिमम प्राइस, आपको ज़रूर खरीदेंगे। इसी के लिए जो है आज लड़ाई चल रही है, इसी के लिए आप आज देख रहे हैं मुद्दे चल रहे हैं, किसान धरने पर बैठे हैं, इसके लिए आपको बिल चाहिए, ये मांग रहे हैं। तो फिलहाल चलिए हम बात कर रहे हैं एमएसपी के लिए। ये क्या ये सप्लीमेंट जो गवर्नमेंट दे रही है, जो आपके पास गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है, जो सप्लीमेंट आ रहा है प्रोड्यूसर के लिए, क्या वो आपके पास एमएसपी है? सर एमएसपी तो नहीं है। क्या वो ट्रांसपोर्ट फेयर है? कहाँ सर किराया कहाँ देगा वो? क्या वो सब्सिडी है? बिल्कुल सर से आप सब्सिडी कहते हैं। तो सब्सिडी ही वो पेमेंट है जो गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर को ताकि वो सप्लीमेंट किया जा सके मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखिए कंसेप्ट क्या है, मार्केट सब्सिडी का मसला क्या है। देखिए आपने किसान ने कोई चीज़ उगाई, सर इसने आलू उगाए, इसने राइस उगाया, इसने वीट उगाया, कुछ ना कुछ उगाया। चलिए ये उगाने के बाद इसको हमने एफसीआई ने इसको हासिल किया, फिर लेकर ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा, बाकी खर्चे लगे, तो ये एफसीआई ने इसको जमा कर दिया। देखा इसकी भाई इतनी प्राइस आ रही है, लेकिन लगा कि अगर आप इस प्राइस पर इस चीज़ को बेचेंगे तो समाज के एक अच्छा खासा तबका रहेगा जो इसे खरीद नहीं पाएगा। तो फिर क्या करेंगे? फिर गवर्नमेंट आती है, बोलती है उसे भाई हम आपको सब्सिडी देंगे, आपको हम सब्सिडी देंगे, आपकी अगर इसकी प्राइस 100 रुपये आ रही है आपको हम 30 रुपये की सब्सिडी देंगे, आप 70 रुपये इसकी प्राइस रख दीजिए। तो पड़ गया ना आसान हमारे लिए। तो ये कंसेप्ट, इसी का आप जो है सब्सिडी कह रहे हैं। सब्सिडी वो पेमेंट है जो गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर को ताकि सप्लीमेंट किया जा सके मार्केट प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। हमेशा के लिए याद रख दीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से दिया जा रहा है।
पूछ रहा है कि आप हमें बताइए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज ए टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न, जिसे आप बहुत सारे नामों से जानते हैं, जमिंग हो गया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो गया, ये बहुत सारे आप नाम जानते हैं। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ये किसका एक टाइप है? क्या ये इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर का पार्ट है? क्या ये आपके पास प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक पार्ट आ रहा है? क्या ये आपके पास कमर्शियल फार्मिंग का पार्ट आ रहा है, या बोथ ए एंड सी? चलिए जी बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस पर टाइम में वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। तो ये आपके पास जो स्लैश एंड बर्न है, इट्स ए पार्ट ऑफ, इट्स ए टाइप ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग जो खुद इंसान अपने लिए करता है, बेचने के लिए नहीं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं। तो बहुत ही कम संसाधन के इस्तेमाल करके, जो भी टूल्स आपके पास हैं उनका इस्तेमाल करके जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है हम कर रहे हैं। तो स्लैश एंड बर्न में क्या होता है, एक इलाका इन्होंने चुना, सर इस इलाके में देखे इन्होंने पेड़ जो हैं, वहाँ पेड़ हैं, उन पेड़ों को काट डाला, फिर जो ज़मीन बन गई इस पर इन्होंने खेती की, कुछ साल इस पर खेती की, जो ज़मीन पर लगातार खेती करने से इसके न्यूट्रिशन कम हो गए, इन्होंने बोला छोड़िए ज़मीन को, चलिए अगला ज़मीन देख लेते हैं। अगली ज़मीन पर जाते हैं, वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, उनको काट देते हैं, ज़मीन खाली हो जाती है, उस पर एग्रीकल्चर कर लेते हैं। तब तक ये जो पुरानी ज़मीन इन्होंने छोड़ी थी उस पर वापस से आपके पास न्यूट्रिएंट्स जो गेन कर देती है, फिर से इस पर जो है एग्रीकल्चर का काम हो सकता है। तो ये एक टाइप आपके पास स्लैश एंड बर्न आ रहा है, और स्लैश एंड बर्न जो है एक एग्जांपल आ रही है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। पूछ रहे हैं हमें, आप बताइए एज पर वेरियस रिपोर्ट्स अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है जी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि इंडिया का कितना हिस्सा आपके पास पॉपुलेशन का किस पर निर्भर कर रहा है, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज पर निर्भर कर रहा है। क्या ये आपके पास 1/3 हिस्सा है इंडिया की पॉपुलेशन का, 2/3 हिस्सा है, 2/5 हिस्सा है, या आपके पास 1/5 हिस्सा है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सबको इसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। ठीक है जी, पूछ लिया, बता लिया, ये तो आपको फैक्ट दे रहा है कि शुगर केन के मामले में इंडिया जो है दूसरे नंबर पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आ रहा है। ठीक है जी, ये बात तो आपको पता है। तो पहले नंबर पर कौन आ रहा है भाई, हमसे भी आगे कौन है, ये बात तो आपको पता चल गई कि हम दूसरे नंबर पर हैं। हम दूसरे नंबर पर हैं, इसका मतलब कोई ना कोई तो पहले नंबर पर है। क्या वो आपके पास चाइना है, किसी न किसी मामले में इंडिया को जो है पिछाड़ता रहता है, आगे चलता रहता है। क्या ये आपके पास यूएसए है, क्या ये इंग्लैंड है, क्या ये ब्राज़ील है? तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे, सिंपल फैक्ट है, याद रख दीजिएगा कि आपके पास शुगर केन के मसले में ब्राज़ील नंबर 1 पर आ रहा है और इंडिया की प्रोडक्शन नंबर 2 पर आ रही है। हमेशा के लिए याद रख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। शुगर जो है एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी आ रही है जो इंडिया बखूबी तरीके से एक्सपोर्ट करता है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से दिया गया है, विच आर फॉलोइंग फाइबर इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। तो बताइए, बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए गोल्डन फाइबर आप किसे कहेंगे। तो क्या आप उसे कॉटन को गोल्डन फाइबर कहेंगे, क्या आप जूट को आपके पास गोल्डन फाइबर कहेंगे, क्या आप सिल्क को कहेंगे, क्या आप हेम्प को कहेंगे? तो करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जूट जो है, जूट को ही आप जो है गोल्डन फाइबर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से दिया गया है। क्या पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड बहुधन ग्राम धन मूवमेंट। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रख दीजिए कि ये जो मूवमेंट है इसको करने वाले इन्हें महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड हिम एज हिज स्पिरिचुअल हायर। तो कौन है वो? क्या वो आपके पास महात्मा गांधी खुद आ रहे हैं, क्या वो विनोबा भावे आ रहे हैं, क्या वो दयानंद सरस्वती आ रहे हैं, या नन ऑफ दीज? तो इस मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले, बहुधन ग्राम धन मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले नन अदर देन विनोबा भावे। एंड विनोबा भावे के रिलेटेड महात्मा गांधी ने कहा था दैट महात्मा गांधी हैड डिक्लेयर्ड हिम एज हिज स्पिरिचुअल, SPIRITUAL, स्पिरिचुअल हायर। तो महात्मा गांधी ने एज ए स्पिरिचुअल हायर कहा था विनोबा भावे को, ये भी याद रख दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, विच आर फॉलोइंग इज द बिगेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आपको पता है कि इकोनॉमी के रिलेटेड आपके पास 2 सेक्टर्स होते हैं, एक तो आपके पास टाई पैंट पहनने वाले ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आ रहे हैं, दूसरे आपके पास अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आ रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके पास टाइम पर हर पगार मिल रही है, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, अच्छा पानी मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की क्या खस्ता हालत है, या इसको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो बोल रहा है कि आप हमें बताइए कि बिगेस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी अकाउंटिंग फॉर मोर देन 90% शेयर ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइजर लेबर फोर्स कौन सा है? जितने भी आपके पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर आ रहा है उसका ऑलमोस्ट 90% किस में आ रहा है? क्या वो कोल इंडस्ट्री में आ रहा है, क्या वो आपके पास एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आ रहा है, क्या वो आपके पास सर्विस में आ रहा है, क्या वो स्टील इंडस्ट्री में आ रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो सर वो हमारे एग्रीकल्चर आ रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। क्या बोल रहा है? बोल रहा हमें आप बताइए, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन।
ठीक है जी। मिल्क प्रोडक्शन में आपके पास वाइट रेवोल्यूशन हमने लाया है, ठीक है जी, या आप इसे मिशन फ्लड भी कहते हैं। तो आप हमें बताइए कि इंडिया की रैंक मिल्क प्रोडक्शन में कितनी है? क्या इंडिया में नंबर 2 पर आता है? क्या इंडिया के आगे कोई है? क्या ब्राज़ील इंडिया के आगे है? क्या चाइना इंडिया के आगे है? क्या यूएस इंडिया के आगे है? क्या इंडिया नंबर 1 पे है? नहीं सर, जो है वो है हम ही हैं, हमसे आगे कोई नहीं है। नंबर 4 पर बताइए, क्या इंडिया नंबर 4 पर आ रहा है? क्या नंबर इंडिया 3 पर आ रहा है? चलिए जी, गैस कीजिए, अगर पढ़ा है तो बताइए। सर इसका आंसर जो है बिल्कुल हमसे आगे सर कोई नहीं है मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है, जो है सो है हम ही हैं, हम ही जो है शिखर पर बने हुए हैं। इंडिया ही जो है रैंक 1 आ रहा है आपके मिल्क प्रोडक्शन में। चलिए जी, 2 रेवोल्यूशन में याद रख दीजिए, एक तो आपके वाइट रेवोल्यूशन याद रहेगा आपके पास, और साथ साथ आपके पास जो मिशन फ्लड भी कभी कभी आ जाता है वो भी मिल्क के रिलेटेड आ रहा है। चलिए एमएसपी पर क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ पर भी चल रहे हैं ये मुद्दे। तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपके पास आ रहा है और अनाउंसड एट द बिगिनिंग ऑफ सोइंग सीजन, ठीक है जी। अगर आप जो किसान हैं हमारे वो फसल सो कर रहे हैं, वो भी बो रहे हैं, उसी टाइम पर इनको एमएसपी की गारंटी दी जाती है, एमएसपी घोषित किया जाता है, अनाउंस किया जाता है फॉर सर्टन क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन। और इसको घोषित करने के लिए किसकी रिकमेंडेशन ली जाती है? क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ये रिकमेंडेशन देता है इसकी? क्या आपके पास कमीशन ऑफ एमएसपी एंड इंटरनल अफेयर दे रहा है? क्या आपके पास्ट कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस दे रहा है, या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? बिल्कुल सर, इसका करेक्ट आंसर जिसे आप CACP 1985 कहते हैं, इसका आंसर आ जाएगा CACP सर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस 1985 जो है यही रिकमेंडेशन देता है। एमएसपी को अनाउंस किया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन फॉर सर्टेन क्रॉप्स ऑन द बेसिस रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल अच्छे से आपने कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है जी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट अलाउज ऑफ टेक ऑफ द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द FCI इज कॉल्ड। ठीक है जी, वो प्राइस जहां से FCI से गवर्नमेंट ले रही है चीज़ें, ठीक है जी, ऑफ टेक ऑफ द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द FCI, उसे आप क्या कहेंगे? क्या आप उसे MSP कहेंगे? सर MSP नहीं है, MSP तो हम किसानों को दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। क्या वो सब्सिडी है? नहीं सर, सब्सिडी तो आप दे रहे हैं, किस लिए? सप्लीमेंट दे रहे हैं ताकि इसकी प्राइस जो है कंट्रोल में रखा जाए। क्या आप इसे मार्केट प्राइस कहेंगे? नहीं सर, मार्केट प्राइस तो नहीं कहेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? इसे इश्यू प्राइस कहेंगे। पूछ रहा है कि आप हमें बताइए कि वो प्राइस एट विच द गवर्नमेंट अलाउज ऑफ टेक ऑफ द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द FCI, या सीधे सीधे शुद्ध अल्फाजों में कहें, आसान अल्फाजों में कहें तो हम कह सकते हैं कि इशू प्राइस जो है इट इज़ द प्राइस एट विच FCI सेल्स इट इज फूड ग्रेन्स, इसे आप इशू प्राइस कहते हैं। इसे थोड़ा कम रखा जाता है ताकि सारे के सारे जो हैं इसको इन फूड ग्रेन्स को खरीद पाएँ, सब्सिडी का कंसेप्ट इसमें दिया जाता है। तो इशू प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पर FCI जो है अपने फूड ग्रेन्स को बेचता है। तो FCI जिस प्राइस पर फूड ग्रेन को सेल करता है उस प्राइस को आप जो है इशू प्राइस कहेंगे। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, पूछ रहा है आप हमें बताइए विच आर फॉलोइंग इज प्रोवाइडिंग ए कॉमन ई मार्केट्स ऑफ रेगुलेटेड होलसेल मार्केट्स इन स्टेट्स एंड यूटीज। तो ई मार्केट का कंसेप्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्या किसान मंडीज प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या APMS प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या नाम प्रोवाइड कर रहा है? या नन ऑफ दीज? ठीक है जी, देखिए पहले तो बात आ रहा है कि किसान मंडी ऐसा कंसेप्ट दे नहीं रहा है ई मंडी ई मार्केट्स का। APMS के बारे में बात करेंगे। सर APMS क्या है? या आपके पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटी आ रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटीज आ रहे हैं। इंडियाज एग्री मार्केट जो है इज प्रेजेंटली रेगुलेटेड बाय APMC एक्ट। इंडिया के जो प्रेजेंट आपके पास एग्री मार्केट है इसे रेगुलेट किया जाता है बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटी का एक्ट जो है, इसके माध्यम से इसको आज रेगुलेट किया जाता है। नाम क्या है सर? NAM आपके पास कुछ आ रहा है यहाँ ऑप्शन में, क्या नाम है इसका आंसर? नाम क्या आ रहा है? अगर नाम के बारे में आप पूछेंगे तो नाम आपके पास क्या आ रही है? नेशनल यहाँ नाम में आपके पास आ रहा है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है जी, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आपके पास नाम आ रहा है, ये वाया थ्रू एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसे आप AITF कहते हैं, एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहते हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन जुलाई 2015 में। ठीक है जी, इसकी शुरुआत, इसकी एस्टेब्लिशमेंट जुलाई 2015 में देखने को मिलती है, विच विल बी इम्प्लीमेंटेड, और कहा गया था कि इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे 2017-2018 से। तो यही जो आपके पास नाम है, नाम ही आपके पास प्रोवाइड करता है ई मार्केट्स ऑफ रेगुलेटेड होलसेल मार्केट्स इन द स्टेट्स या इन द यूटीज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नाम, जिसका फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आ रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से दिया गया है, बोल रहा है कि आप हमें बताइए PMFBY, सर ये क्या बोला है, आपको पता होनी चाहिए। रिप्लेस द एग्जिस्टिंग विच आर फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ 1999, ठीक है जी। 1999 की इनमें से कोई एक स्कीम थी जो पुरानी स्कीम चलती आ रही थी, जिसे PMFBY, सर ये क्या बोला है, या आपके पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किस एग्जिस्टिंग स्कीम जो 1999 से चलती आ रही थी उसको रिप्लेस किया, बताइए सर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आपके पास देखने को मिलता है इसका कंसेप्ट, आपके पास इसका कंसेप्ट ऑलमोस्ट जनवरी 2016 को इसका कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च इन जनवरी 2016, पाथ ब्रेकिंग स्कीम है फॉर फार्मर्स वेलफेयर। तो आप बताइए किसको इसने रिप्लेस किया, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर ए जो है, इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता होता तो आप जो है बिल्कुल आसानी से आंसर कर देते। NAIS दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो 1999 की थी, इसको इसने रिप्लेस कर दिया है। एज वेल एज इट हैज़ मॉडिफाइड द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम ऑफ 2010-2011, जो 2011 की नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS आ रही है 2010-2011 की, इसको भी इसने मॉडिफाई किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दैट इज NAIS आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ रहे हैं। गुजारिश करें अगर आप सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है, और अपना फर्ज जो है बखूबी आप निभाइए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नामा। आप तो नाम तो आपने पढ़ लिया कि नाम के लिए आपने अभी हमारे साथ देख लिया कि आपके पास नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आ रहा है नाम के लिए, ठीक है जी। आप पूछा कि नाम हम बताइए NAMA, इसका फुल फॉर्म क्या है। क्या ये आपके पास नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट एक्सेस आ रहा है, क्या ये आपके पास नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस आ रहा है, क्या ये आपके पास नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस आ रहा है, या डी ऑप्शन आपके पास दिया गया है नेशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट एक्सेस आ रहा है। तो हमेशा के लिए याद रख दीजिए कि नामा का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट एक्सेस, ऑप्शन नंबर ए जो है हमेशा के लिए याद रख दीजिए कि आपके पास जब भी कोई पूछेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नामा, तो आप बोलेंगे नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट एक्सेस। नाम का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तो यहाँ नामा का फुल फॉर्म आ रहा है नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट एक्सेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास दिया गया है द HYV दैट इज हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स वायर पॉपुलरली कॉल्ड, ठीक है जी। पॉपुलरली इसे आप किस नाम से जानते थे, क्या आप पूसा के नाम से इसको जानते थे, क्या आप इसके WTO वैरायटी के नाम से पॉपुलरली जानते हैं, क्या ड्वार्फ वैरायटी से जानते हैं, या नोबल वैरायटी से जानते हैं। चलिए इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे, आपके आंसर का हमें इंतजार रहेगा। गुजारिश कर रहे हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। तो जो है सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर याद रखिएगा सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ है, और सब फ़र्ज़ जो है निभाना ही निभाना है आपको। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।